तिवारी और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। किसान कानूनों को वापस लेने पर अड़े कृषि कानून के मसले पर किसानों के आंदोलन को 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन किसान सरकार में कोई बात नहीं बन रही है। किसान कानून वापस लेने पर अड़े हैं तो सरकार संशोधन पर अड़ी है। मोदी सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने हालिया बयान में कहा है कि जो कानून आज उनकी सरकार लाई है वही कानून विपक्ष पर जब सत्ता में था तो लाना चाहता था। अगर विपक्षी पार्टियों के रुख की बात करें तो कांग्रेस अब इस कानून के विरोध में खड़ी है। राहुल गांधी ने सबसे पहले ट्रैक्टर रैली निकालकर कानून का विरोध किया। लगातार सोशल मीडिया पर वो सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के 2019 चुनाव के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को ही खत्म करने की बात कही गई थी। साथ ही खेती को बंधनों से मुक्त करने का वादा किया गया था। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग मामले का हवाला दिया। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा, कानून व्यवस्था के मामले में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। दरअसल सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि सीमाओं को खोल दिया जाए? इसी पर वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने शाहीन बाग मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि प्रदर्शनों के दौरान सड़कों को जाम नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सुनवाई के दौरान बार बार वकील द्वारा शाहीन बाग का हवाला देने पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें टोक दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था। कानून व्यवस्था के मामलों में मिसाल नहीं दी जा सकती है। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ आपकी बातचीत से अभी तक स्पष्ट रूप से कोई लाभ नहीं हुआ है। केंद्र ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए खिलाफ कुछ नहीं करेगी। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार गन्ना किसानों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल मोदी कैबिनेट ने गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपए निर्यात सब्सिडी और 18,000 करोड़ रुपए निर्यात लाभ के साथ अन्य सब्सिडी देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस बात की जानकारी दी है। प्रकाश जावड़ेकर से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस साल 60 लाख टन चीनी का निर्यात करेगी, जिस पर किसानों को 3500 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी का पैसा सीधा किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 6 राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजनाओं की संशोधन लागत अनुमान को मंजूरी देने के फैसले पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग गई है। रविशंकर प्रदास से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने 20 साल की वैलिडिटी के लिए 700, 800, 900, 1800, 211, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है। स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए इसी महीने सरकार एक नोटिस भी जारी करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक मार्च 2021 तक नीलामी की जाएगी। बता दें कि दूरसंचार विभाग के फैसले लेने वाले शीर्ष निकाय डिजिटल संचार आयोग ने मई में स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दी थी। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ने पहला फेज का क्लिनिकल ट्रायल में बेहतर इम्यून रिस्पांस दिखाया है। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन का वॉलेंटियर पर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अंतरिम नतीजों से पता चला कि सभी आयु वर्ग के समूहों पर कोई गंभीर या प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है। विदेशी पोर्टल medRxiv में दावा किया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का
पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर महीने में ही समाप्त हो गया था, जिसके नतीजे अब सार्वजनिक किए गए हैं। साल 2020 अब अपने अंत की ओर से और इसी के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में कुछ पॉजिटिव खबरें आने लगी हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित स्वदेशी कोविड-19 टीका कोवैक्सीन के पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम नतीजों से पता चला कि सभी आयु वर्ग के समूहों पर कोई गंभीर या प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है। स्पुतनिक वी 91% से अधिक सफल रही। रूस द्वारा बनाई गई स्पुतनिक वी वैक्सीन का डाटा बीते दिन सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि वैक्सीन का 91% से अधिक का सफल रेट है। ऐसे में इसको लेकर उम्मीदें तेज हो गई हैं। रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन हालांकि अभी ये इस्तेमाल में नहीं लाई गई है और प्रोडक्शन शुरू होने के पहले के अंतिम फेज में है। सोमवार को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय और वैक्सीन बनाने वाले स्टेडियम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने ऐलान किया है कि इस वैक्सीन का सफल प्रतिशत 91.4% है। स्पुतनिक वी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रोडक्शन के पहले के फाइनल चरण में कुल 78 कंफर्म कोरोना केस पर इसका ट्रायल किया गया था। इनमें से 62 पर प्लेसिबो डोज और 16 पर वैक्सीन डोज दी गई, जिसका नतीजा 91.4% सफल रहा। कंपनी के अनुसार 14 दिसंबर तक स्पुतनिक वी वैक्सीन का ट्रायल करीब 26,000 लोगों पर चल रहा है। इनमें रूस के 2 दर्जन सेंटर शामिल है, जबकि बेलारूस, वेनेजुएला, यूएई और अन्य देशों में क्रिटिकल ट्रायल का तीसरा फेज चल रहा है। भारत में इस वैक्सीन का दूसरा और तीसरा फेज चल रहा है। यूपी पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस सूबे की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटे हैं, तो ऑल इंडिया मजलिस से मुस्लिम के प्रमुख ओवैसी यूपी में मुस्लिम ओबीसी समीकरण बनाने की कवायद में जुट गए हैं। ओवैसी के यूपी मिशन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अहम कड़ी बन रहे हैं, जिनके सहारे छोटे छोटे दलों को मिलाकर सूबे में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाने की ख्वाब संजो रहे हैं। ओवैसी ने बुधवार को लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। राजभर ने हाल ही में ओबीसी समुदाय के 8 दलों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम से गठबंधन बनाया है। इस मोर्चे में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा की अधिकार पार्टी, कृष्ण पटेल की अपना दल, प्रेमचंद्र प्रजापति की भारतीय वंचित समाज पार्टी, अनिल चौहान की जनता क्रांति पार्टी और बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी शामिल है। एआईएमआईएम भी राजभर के इस गठबंधन का अहम हिस्सा बन सकती है, क्योंकि राजभर के साथ ओवैसी बिहार में किस्मत आजमा चुके हैं, जिनमें ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें भी मिली हैं। ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा है कि हम दोनों साथ बैठे हैं और हम ओम प्रकाश राजभर जी की लीडरशिप में साथ खड़े हैं और काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा से अलग होकर प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के साथ भी गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। इससे साफ जाहिर है कि ओवैसी इस बार मुस्लिम ओबीसी समीकरण के सहारे यूपी के चुनावी रणभूमि में उतरने का प्लान बनाया है। बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अब 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी इस बार चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। कुछ दिन पहले हैदराबाद में हुए निकाय चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसको देखते हुए ये चुनाव और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी काफी पहले से ही चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम चीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां एक रैली भी की थी। अब राज्य में बीजेपी की बढ़ती पैठ के बीच ममता बनर्जी ने ओवैसी पर आरोप लगाया है कि ममता ने कहा है कि बीजेपी एआईएसएमआईएम को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के वोटों को विभाजित करने के लिए उन्होंने हैदराबाद की एक पार्टी को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वे वोटों को बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में ये देखा भी गया है। चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन करेंगे दौरा। पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग आज 3 दिन के दौरे पर बंगाल में आ रहे हैं। चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन, जिन पर बंगाल में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उनके साथ इलेक्शन कमीशन के अफसर बंगाल का दौरा करेंगे। राज्य में अशांति, हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर तरह तरह के आरोप हर रोज बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये सारे आरोप कितने गंभीर हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग ये समझाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन अलग अलग जिलों से आई पुलिस रिपोर्ट और जिलों में चुनाव कराने के लिए जो अफसरों को नियुक्त की गई है, उनकी पिछले कुछ हफ्तों की रिपोर्ट्स का आंकलन करेंगे। सूत्र के मुताबिक सुदीप जैन गुरुवार सुबह मध्य कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में प्रेसिडेंसी, बर्धमान और मेदिनीपुर डिवीजन के 14 जिलों के डीईओ, डीएम, पुलिस सुपर और पुलिस कमिश्नरों के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।